जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि आपने पैसे कमा लिए हैं, आपके पास पैसे हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो सेफ भी हो और हम जल्द से जल्द अपने पैसों को डबल करें। और ये डबल हम कितने सालों में कर सकते हैं, कितनी देर में हम इसको डबल कर सकते हैं। तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में से बेहतर कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। जी सबसे पहले हम बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये 2020 में ये लॉन्च हुआ था, पीएसएक्स ने इसको लॉन्च किया था। तो ये भी इसी तरह ही है जिस तरह आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, कि आप शेयर्स जिस तरह ऑनलाइन आप अपनी जो ऐप है उससे बाई करते हैं, जिस वक्त चाहे मर्जी बाई करते हैं, जिस वक्त चाहे उसको सेल आउट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो की डिफरेंस है शेयर्स में और ईटीएफ में, वो ये आ जाता है कि ये बंडल में आपको खरीदना पड़ता है। आपको मिनिमम 500 का यूनिट इसका बनता है, तो उसको आप खरीदते हो। तो इसको मैं बता भी दूंगा अपनी नेक्स्ट आगे वीडियो में इस के आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। जी तो ईटीएफ का एक जो मेन जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड से वो ये है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो आप एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द डे वो जो आपको रेट लगता है तो उससे आप खरीदते हो। उसके लिए आप किसी वक्त भी आप चाहे उसे खरीदना कि लाइव बैठे हैं जी पीएसएक्स में, जिस तरह हम किसी वक्त चाहे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। तो ईटीएफ इस वजह से भी एक बेहतर है। और इसमें अगर हम दूसरी इसकी बात करें तो फीस की, तो फीस जो है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जैसे आपने फर्ज करो 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, वो जो 100 है वो आपको मिलेंगे 98। उसमें से 2 से 3% जो फ्रंट एंड फी है वो आपकी कट जाती है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 100 आपने इन्वेस्टमेंट की है अपनी तरफ से, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 98 97। तो स्टार्ट में ही आपको लॉस हो जाता है। फिर उसमें सेकंड की चीज़ है मैनेजमेंट की। तो इसमें एक कंपनी बैठी हुई है म्यूचुअल फंड के अंदर जो पूरे पोर्टफोलियो को ना मैनेज करती है, प्रॉपरली एक्टिवली मैनेज करती है उसको। अगर हम ईटीएफ की बात करें तो उसमें एक एक्टिवली उसमें जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव बंदे बैठे हैं, कंपनी बैठी है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, उस तरह नहीं है। ये पैसिव है, उससे थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इनका जो पोर्टफोलियो है वो, उसमें पोर्टफोलियो को आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि किस कंपनी में कितने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। ऑलमोस्ट जैसे हम बात करते हैं इसमें यूबीएल की अगर हम बात करते हैं तो यूबीएल का जो ईटीएफ है इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है। फौजी फर्टिलाइजर है, उसमें 17% जो वेटेज है उसकी है। यूबीएल है, यूबीएल पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 पे बैंक है इस वक्त, तो इसकी जो शेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद है जी एंग्रो होल्डिंग्स है, लकी सीमेंट सिस्टम, एंग्रो लकी सीमेंट है, दी हब पावर कंपनी है, मिजान बैंक है, हबीब बैंक है, सिस्टम्स लिमिटेड है, एंग्रो फर्टिलाइजर है। अच्छा ये क्या बेसिकली क्या होता है कि यूबीएल जो है यूबीएल उसने एक अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है अपने ईटीएफ का। ये इस्लामिक नहीं है, यूबीएल जो है ना इस्लामिक नहीं है, ठीक है। जो बंदे इस्लामिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं कौन से ईटीएफ में कर सकते हैं। जी अब इसमें क्या है कि उन्होंने एक वेटेज पोर्टफोलियो बना दिया है कि टॉप की उसने कंपनीज उठाई हैं, टॉप की कंपनीज, वो उनको जो है ना रिस्क को मिनिमाइज किया गया है इसमें। और डिफरेंट सेक्टर से कंपनीज को उठाए, जैसे सीमेंट है, इस तरह एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो होल्डिंग्स है। अब ये फर्टिलाइजर अलग चीज़ है, एंग्रो होल्डिंग कंपनी एक सेपरेट कंपनी है। इस तरह सिस्टम्स है, आईटी से रिलेटेड है, सीमेंट सेक्टर को ले लिया, हबीब बैंक को ले लिया, मिजान बैंक को, ये यानी कि डिफरेंट है जी, ठीक है जी। और इसका जो अगर हम इसमें बात करते हैं मिजान ईटीएफ की, जो मिजान ईटीएफ उसमें क्या है जी, उसमें भी फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग है, द हब पावर कंपनी है, लकी सीमेंट मारी है, ओजीडीसी है, पीएसओ है, इस तरह से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, मैपल लीफ सीमेंट है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, पेल जो है
ये बेसिकली क्या करते हैं कि इन्होंने ETFs बनाए होते हैं। ये जो ETF है, ETF, अब ये मिज़ान का ETF है, ये है इस्लामिक। अब ये क्या करते हैं कि KMI 30 की जो कंपनीज हैं, टॉप 30, जो KMI 30 का मतलब है कि जो टॉप की जो कंपनीज हैं इस्लामिक, लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्ट की इनकम है उनकी ना होने की बराबर होती है, सूद नहीं वो खाती कंपनीज। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट इनमें ना कोई 5% का एक रेशो कंसिडर होता है कि आपकी जो इनकम है सूद से जो आती है वो 5% से कम होनी चाहिए। तो फिर जाके आप जो है ना इनकी जो एक कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ही, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो फिर जाके आपकी जो इनकम है ना वो उसमें आ जाती है एक इस्लामिक, आप कह लें कि जो मुफ्ती इकराम है उन्होंने एक जो फार्मूला बनाया है उसमें ना फतवा दिया हुआ है, उसके तहत आ जाते हैं। फिर एक महाना ETF भी है, तो महाना ETF में भी ऑलमोस्ट यही कंपनीज हैं, कुछ डिफरेंट हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो मेज़ान, लकी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हबको, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन जो है ना सेम ही कंपनीज हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने भी KMI 30 से ही कंपनीज उठाई हुई हैं, तो उधर से ही ये जो है ना आपका जो महाना ETF है बन सकता है जी। अच्छा, इसमें अगर जो बंदे समझते हैं थोड़ा बहुत, तो वो क्या कर सकते हैं कि ETF अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते ना, तो वो क्या कर सकते हैं KMI 30 के टॉप जो वेटेज की कंपनीज है ना, तो उसमें 15-20 की जो वेटेज है, मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये देखें जी, ये टॉप 30 कंपनीज है, ये कब की है, ये 15 अप्रैल 2026, ये करंट है। इस वक्त हम मई में बैठे हैं, ये तो ये करंट जो, क्योंकि ना चेंज भी होती रहती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उनका वो इंटरेस्ट की अमाउंट अब अर्निंग ज़्यादा खाना शुरू, फर्ज करो उसने किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, उधर से सूद आ रहा है, उसकी इनकम ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो वो ये KMI 30 से निकल जाएगा। जैसे नेशनल फूड्स है, पिछले दिनों ये निकल गया था, अब ये 30 नंबर पे आ रहा है जी, नेशनल फूड्स दोबारा आ गया। तो इस तरह से ये जो है ना मैं ये कहता हूँ कि जो KMI 30 है, अगर आप इसमें भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इतनी हर्डल्स ना ही लूँ, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या फिर सेकंड नंबर पे आप है म्यूचुअल फंड्स में। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं कि हम इन दोनों में से किसको जो है ना हम जो है किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे मैंने बात की थी, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर बैठा होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, उसमें नहीं होता। फिर जितना इन्वॉल्व होगा जाहिर बात उसकी फीस वगैरह भी उतनी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें जो है ETF, ये एक रियल टाइम, यानी कि अभी मैं बैठा हूँ तो मैं चाहूँ कि मैंने ETF को बाय करना है, जिस तरह शेयर्स को बाय करते हैं, तो मैं मिनिमम 500 बंडल जो है ना वो मैं बाय कर सकता हूँ उसके लिए। तो ये INAV, इसको जो है ना, जो इसकी जो कैलकुलेशन फार्मूला बनता है ना, ये टोटल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट प्लस कैश माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ETF शेयर्स। तो इस तरह से इसकी ना एक वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू पे आप बाय करते हो। तो ये क्या होता है कि अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो NAV, ये क्लोजिंग डे का जो बैलेंस होता है उसके थ्रू ये इसकी कैलकुलेशन होती है, तो उसके थ्रू ये वैल्यू निकलती है, उस पर आप बाय करते हो। ये टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो आपकी एक नेट वर्थ निकल आती है। टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को माइनस किया जाए तो आपकी एक नेट वर्थ निकल आती है, उसमें इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपकी एक वैल्यू निकल, उस पर आप बाय करते हो इसको। सही है जी। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखें, ये 18% है एक हमारे पास, एक है 14% और एक है 12%। अगर आपको एनुअल रिटर्न आता है 18%, तो आप 4 साल में अपने पैसे डबल कर सकते हो। एक है 72 रूल्स, वो क्या किस तरह से निकलता है जी, कि आपके पास जितना रिटर्न है 18% है, ठीक है, वो 72 को अब डिवाइड करो 18% से, तो आपका निकल आता है वो 4 साल। तो आपका इस तरह से वो आपको बता देता है 72 रूल कि आप कैसे कितने सालों में आप अपने पैसे डबल कर सकते हो। फिर 14% है, अब 4% का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये क्या है जी, 5 सालों में आपके पैसे डबल होंगे। फिर 12% पे आ जाए तो 6 सालों में डबल होंगे, यानी कि 12 और 18 में कितना 6% का डिफरेंस आ गया।
तो आपके 2 साल कम हो गए हैं, यानी कि 2 साल पहले आप पैसों को डबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की ना, तो ये कन्वेंशनल एक इस्लामिक की, जैसे हमने देखे हैं 3 तरह के इस्लामिक महाना हो गया, एक हो गया सेकंड नंबर पे मेज़ान का ETF है, और थर्ड नंबर पे UBL ETF जो है ना, ये टॉप के ETF हैं दो। फिर हम अब इसकी बात करते हैं जी म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड में और उसमें क्या मैंने एक डिफरेंस आपको बताया कि फीस का एक जो है ना फ्रंट एंड एक तो फी है, ये देखें जी। अब इसमें वो कह रहे थे UBL फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, ये रिस्क इसका कितना है जी, हाई है। जितना हाई रिस्क में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना उसमें बेनिफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ये भी ज़हन में रखिएगा बात उतना ज़्यादा लॉस भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, वो कह रहे जी फ्रंट एंड लोड कितना है जी, 3%, यानी कि स्टार्ट में ही आपको 3%, यानी कि 100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो 1 लाख में से आपको 97,000 ही कि आप म्यूचुअल फंड बाय करेंगे। 3% इन्होंने फीस चार्ज कर लेनी है एट द स्टार्ट, एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर मैनेजमेंट फीस कितनी है, 3% है। TER ये है जी इनकी जो एक्सपेंस रेशो है, टोटल एक्सपेंस रेशो, वो आती है जी 4.12%। 3 मंथ्स, 3M रिटर्न का मतलब है जी 3 मंथ्स का रिटर्न क्या है जी, लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न क्या है जी, 12% है जी। और 1 साल का कितना है जी, 100% तकरीबन जा रहा है। तो फिर नेशनल बैंक का है, वो भी इसी तरह से 3% है, और इसमें 13% है, ये 98% का इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। फिर AWT स्टॉक फंड है, वो भी हाई रिस्क है, ठीक है। तो इस तरह JS ग्रोथ फंड है, ये डिफरेंट फंड्स हैं, इनमें कितने जी 62% इसने लास्ट ईयर में जो है ना अर्निंग की है। ऐसा इस तरह हम इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमारा अपॉर्चुनिटी फंड है, डिविडेंड स्ट्रेटजी है। अब इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है जी, ये सारे हाई हैं। अच्छा, इसमें 3 तरह के होते हैं जी, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है जी लो रिस्क। तो ये आपने जितनी बड़ी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वो आपको रिटर्न तो चाहे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ना दे, लेकिन वो आपकी पेमेंट सेफ रहेगी, तो आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, वो बोनस भी देते हैं आपको। लेकिन है कि उसमें क्या होता है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 0%, लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे हमने अभी ETF जो निज़ाम का ETF की बात की है, ये कंपनीज हम देखें, अगर KMA 30 में देखें जो कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज हैं, और कर भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोन इनका कम है। तो ये भी एक अच्छा एक अच्छी स्ट्रेंथ है ना इनकी, कि लोन के ऊपर नहीं वो सरवाइव कर रहे, इतना ज़्यादा सूद के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ये भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स है, इसमें कितना जी 55% है, 47। अब ये देखें जी, इसमें 3 मंथ्स रिटर्न 9% है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इनकी कितनी है, 4.49% है इसके 3% मैनेजमेंट। फ्रंट एंड भी देखें, इसकी 2.5% है, फ्रंट एंड 2% है। अच्छा, ये आपने लाजमी देखना होता है। अब होता ये जब आप बेचते हो ना, एक तो 3% तब पहले कट गए, फिर आपने जब बेचा है इसको, फिर आपकी मैनेजमेंट फीस 3% कट गई, फिर टोटल एक्सपेंस रेशियो वो आपका कट गया, तो एट द एंड आपको कितना बचता है, सही है। तो ये भी आपने ना अपना जो आ रहा होता है ना कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके भाई इतनी वैल्यू बन गई है, वैल्यू को जब सेल करेंगे ना तो फिर आपकी इतनी वैल्यू निकलती है जी उसको। तो ये भी आपने ना इसमें मैनेजमेंट फीस वगैरह, फिर आपने यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर बेहतर होता है इनमें, कि आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया। अगर फर्ज करें आज खरीदा है जी, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, मैं बेच दूँ, तो वो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होना, अल्टीमेटली वो ही सारा फीसों में ही चला जाना। ये कन्वेंशनल है जो है ना, अब इसमें ये इस्लामिक नहीं है, कन्वेंशनल है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट आपके पास है जी ETFs हैं। तो इनमें कितना परसेंट है, 39% है, ठीक है, 1 साल में। 3 मंथ्स का रिटर्न इतना है जी। फिर टोटल एक्सपेंस रेशियो इसकी ये है। मैनेज फ्रंट लोड एंड लोड कितना है। अब ये देखें जी, जितने ETF है ना, इनका देखिए फ्रंट एंड लोड कोई नहीं है, 0 है। स्टार्ट में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, जिस तरह शेयर खरीदते हैं उस तरह शेयर खरीदते। मैनेजर फीस उधर 3% थी, इधर कितनी है जी, 0.5%।
और जब देखे 3% ये हो गया, 3% यानी कि 6% का तो इधर ही डिफरेंस निकला है तकरीबन। और उधर मैंने बताया था आपको कि अगर 6% का 12% में कितने सालों में डबल हो रहा था, 6 सालों में डबल हो रहा था, और 18% में आपको 4 सालों में डबल हो रहे थे पैसे, यानी कि 2 साल पहले आपके पैसे डबल हो रहे थे। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस। फिर टोटल एक्सपेंस रेशो वो भी कम है जी, 2.53%, 0.38%। ये बड़ी चीज़ें ना नोट करने वाली होती हैं कि आपकी एक्सपेंस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी क्या है, ETF की जो टोटल एक्सपेंस रेशो क्या है, मैनेजर फीस क्या है, फ्रंट एंड लोड क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देती हैं। तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमन रखें, ठीक है। अब हम महाना ETF की बात करते हैं। तो इसमें देखिए करंट प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 17 है, और इसमें मैनेजमेंट फीस देखें जी, फ्रंट एंड लोड 0%, मैनेजमेंट फीस 0.75% है, और टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.13% है। इसके बरक्स 0, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की। अगर एक्सपेंस रेशियो इसकी 1.13% है, इसकी 1.53% है। इसका देखें तो एक साल में रिटर्न इसका 41% आया, इसका 33% आया रिटर्न। 3 मंथ्स का इसका 2.94%, इसका 4%। तो महाना जो ETF है वो बेहतर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मेज़ान ETF के। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं जी। तो ये थी आज की वीडियो जी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके लाजमन पूछ सकते हैं जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि हम इस तरह की वीडियो जो है बनाते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।